नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। आज आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हो रही सियासत की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आदिवासियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कई सारे मुद्दों की बातचीत की। और पत्र में बैज ने सरकार पर आदिवासियों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने पत्र में कहा कि आज आदिवासी दिवस पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के तहत आदिवासी समुदाय प्रताड़ित हुआ है और पुलिस और नक्सलियों के बीच संघर्ष में वे पिस रहा है। दीपक बैज ने बस्तर में फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों की मौत का उल्लेख करते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई है। और इसके अलावा उन्होंने रायपुर में एक आदिवासी युवक की हत्या और आदिवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण के लंबित विधेयक का मुद्दा भी उठाया है। वहीं बीजेपी ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ा है। आदिवासी महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है। विश्व आदिवासी दिवस पर दीपक बैज के पत्र और उसमें उठाए गए मुद्दों का मकसद क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर जिले, हर ब्लॉक स्तर में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बड़ा ही बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार इस 7 से 8 महीने हिम्मत नहीं कर पा रही है कि ये सरकार प्रदेश की जनता के साथ ही आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है, इसके पास कोई एक भी उपलब्धि नहीं है। शायद इसी कमी के वजह से मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश के आदिवासियों के लिए एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित कर पाए। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। आलोक सोनी जी बीजेपी प्रवक्ता है, ऋषभ चंद्रकार जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगी। अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को सुना, वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं है, आदिवासी दिवस है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, कार्यक्रम तो शुरू हो गया है 3 बजे से रायपुर में और उसके बाद लगभग 5 बजे बेमेतरा भी जाएंगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जानकारी की कमी थी क्या उनके पास? जी अस्मिता जी, सबसे पहले तो आप सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं महान कुछ शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को। नहीं, आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हरेली त्योहार इस आनंद फानंद में सीएम हाउस में विष्णुदेव साय जी ने मनाया। पहले हमारे भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी हरेली के त्योहार मनाने के। उसके बाद आनंद फानंद में विष्णुदेव जी को इसका घोषणा करना पड़ा। ठीक इसी तरह यह भी कल तक आनंद फानंद का तो नहीं दिखा था, अच्छे से सजाया था सीएम हाउस और कार्यक्रम तो अच्छा ही हुआ था। जी बिल्कुल, कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा हुआ था। लेकिन आप देखिए कि पहले किसी भी तरीके का हरेली के त्योहार मनाने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, किसी भी तरीके का घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि हम हरेली का त्योहार मनाएंगे, उसके बाद फिर सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसकी घोषणा की। ठीक उसी तरह ये आदिवासी का जो महत्वपूर्ण त्योहार है उसको भी इन्होंने इसी तरह घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि 8 महीने हो गए इनकी सरकार बने हुई,
इसमें जो जिस हफ्ते पहले 5 साल तक नक्सलवाद खत्म होने के स्तर पे थे, वो फिर से इनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। और बस्तर जो है मलेरिया मुक्त होने वाला था, हो चुका था ऑलमोस्ट हमारी सरकार में रहते रहते। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो बैगा जनजाति के जो संरक्षित होते हैं, तो वो फिर आज के डेट में मलेरिया से कितनी सारी मौतें हो गई है और फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पे जो अभी हॉस्टल में देखेंगे कि नाबालिग बच्चे के साथ गर्भवती कर दिया जाता है। ये सरकार की बनते ही फिर से ये जो 15 सालों तक ये जो करते आए हैं, यहाँ पे आदिवासियों का शोषण करते आए हैं, आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारते आए, तो फिर से इनकी सरकार बनते ही चालू हो गई है। और सबसे पहले बात तो हमारी सरकार ने वहाँ के आदिवासियों को हित में रखते हुए आदिवासी बोर्ड की एक आयोग बनाया था, जिसमें आदिवासी हमारे नेता लखेश्वर बघेल जी अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन इनकी सरकार जो खुद आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आज के डेट में ये आदिवासियों के लिए कुछ करना तो छोड़, जब आदिवासी अपनी डिमांड करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए क्या होता है आदिवासियों के लिए? जल जंगल जमीन होता है। ठीक है ऋषभ जी, जिसका आपने जिक्र किया है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब बीजेपी सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर आपने इस बात का मुद्दा उठाया था कि आदिवासी परिषद का अध्यक्ष आदिवासी नहीं है। इस तरह का मुद्दा आपने उठाया था 2018 में। फिर जब आप जीते तो आपने भी सबसे पहले नहीं बनाया था कोई आदिवासी नेता, उस परिषद का अध्यक्ष आदिवासी नहीं था। और आप इसकी बात कर रहे हैं, आपने प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया, जबकि 33% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ आदिवासी की संख्या में बात करें तो कहीं ना कहीं नेतृत्व तो आपने दिया नहीं है। जी देखिए, आदिवासी हमारे में मंत्री और जो काबिल मंत्री थे, जो आवाज उठाते थे आदिवासियों के लिए, और उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी अपनी आवाज उठाने में काबिल नहीं है, मतलब ठीक है। अब जी आदिवासी के लोग आवाज उठाते थे हमारे मंत्री, ये बोल रहा हूँ मैं। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आज के डेट में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर भी आदिवासियों को किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। आप देखेंगे इनकी सरकार बनते ही सबसे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ये केवल आज के समय में दीपक बैद जी जो है ना बातों की जमा पूंजी कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला आदिवासी को बिठाया वहां पर। आज वो देश को लीड कर रही है। छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल राज्य है, आज उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आज एक आदिवासी विष्णु देसाई जी। 2 बार कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पर। क्या अब देखिए, जब इनकी सत्ता इनके हाथ से चले जाती है तब इनको सारी बातें याद आने लगती है, और जब तक सत्ता हाथ में होती है उस समय तक इनको कोई चीजें याद नहीं आती, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। 2 बार कांग्रेस के शासनकाल में, एक बार तो नकली आदिवासी बैठाए और दूसरी बार भी जब मौका पड़ा, जब आदिवासी बहुल प्रदेश की जरूरत थी, तब उसमें तो भूपेश बघेल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। अब जब आपके पास समय था, अवसर था, तब आपने अवसर दिया नहीं, और आज वो बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है। अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने आदिवासियों के लिए हित में इतने बड़ी योजनाएं चलाई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उन्हें जन अधिकार योजना चलाई, उनके तेजुपत्ता संग्रहण को खरीदने के लिए योजना चलाई, मूल्य का निर्धारण किया, और वो तमाम जतन जो आदिवासी के विकास के लिए आवश्यक थे, उन सभी कदमों को उठाया गया। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मोटो है कि जब वो शासन में रहता है तब उन्हें उनकी सूझ नहीं होती है। क्या विश्व आदिवासी दिवस पे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि केवल कार्यक्रम करने से ही आदिवासियों का भला हो जाएगा? जब बुनियादी स्तर पर जाकर के आप उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाते, कोई ठोस। ठीक है आलोक जी, काउंटर क्वेश्चन करूंगी। आप बोल रहे हैं कि आपने योजनाएं चलाई और आपने कई सारे काम भी गिना दिए, लेकिन संशोधन बिल अभी भी क्यों अटका है? जबकि ये तो सबसे बड़ा उपहार मैं क्या कहूंगी कि आप आदिवासियों को दे सकते थे, अभी भी क्यों अटका है संशोधन बिल? अस्मिता जी, संशोधन बिल में केवल आदिवासियों के लिए आरक्षण नहीं है। संशोधन बिल में आदिवासियों के लिए आरक्षण है, एसटी के अलावा एससी को आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, और भी आरक्षण का एक स्वर्ण। वो एक संरक्षण बिल जो है उसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होती है, तकनीकी खामियां हो सकती है, तो उन सभी चीजों को एक बिना विचार किया जा रहा है। राज्यपाल के पास में मौजूद है फिलहाल जो बिल है, विधानसभा से तो पारित हो चुका है और बहुमत से पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है। लेकिन यदि राज्यपाल उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसे लागू कर देते हैं, और यदि वो जा करके हाई कोर्ट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जा करके अगर वो उस पर रोक लगा दी जाती है तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? बेहतर यह होगा कि हम ऐसा बिल बनाएं जिससे सभी की स्वीकृति हो,
और संविधान के अनुरूप हो, जो आरक्षण व्यवस्था है उसके अनुरूप हो, ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से। जब कांग्रेस का शासनकाल था 2 साल 1.5 साल तक के कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा बिल पास किया था जिसको हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। वो तो भला हो माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उस स्टे को हटाया और स्टे को हटा करके जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण व्यवस्था थी उसे लागू किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विचार विमर्श करके उन सिस्टम को बनाया था और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। और वही कहीं ना काम कहीं आज आप भी ये करते कहना नजर चाह आ रहे रहा हैं है। कि कांग्रेस की जो गलतियां है उसे आप सुधारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। केंद्र पे हम वही करते आए हैं और हम राज्य शासन में फिर से वही करेंगे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रमेश जी। रमेश जी, लगभग 23 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के गठन को और आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है ये। और अगर हम 23 सालों की बात करें तो क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति क्या है? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने ओर से दावे करते हैं कि हमारी पार्टी थी जब ये काम हुआ वो काम हुआ, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर वास्तविकता की आप बात करें तो आज आदिवासी समाज जो देश की टॉप 1 रैंकिंग की सर्विस होती है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, यह आदिवासियों के उत्थान का निरंतर एक कहानी कह रही है। आप देखें, आदिवासियों द्वारा फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े कारखाने संचालित किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, लेकिन प्रगति किसी एक दिन की व्यवस्था नहीं है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जो शासन, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था है, उस ढांचे का रूप आदिवासी समाज निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जी रमेश जी, अगर मैं 8 महीने हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को, तो आपके पास ऐसी कोई पॉइंट्स होंगे जिसमें आप बता सके कि बीजेपी ने इन 8 महीनों में क्या किया है और कांग्रेस ने 5 सालों में क्या किया है? देखिए, कांग्रेस 5 साल और बनाम भारतीय जनता पार्टी 8 महीने, सरकार की तुलना करना कोई मेरे ख्याल से इस समय युक्ति संगत बात नहीं है। सरकारों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। अगर हम पिछले सरकार की बात करें तो सरकार, कांग्रेस के हमारे भाई हैं, ये बताएंगे कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई थी, उसका क्या कोई मेजर डिफरेंस, कोई बदलाव इन 8 महीनों में आपको देखने को मिले? क्योंकि हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है आदिवासी वोट बैंक के तौर पर भी। अगर हम देखें तो बड़े बड़े राजनेता आते हैं, चुनाव के समय में वादे करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वो वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये मैं फिर बताया कि ये एक दिन की व्यवस्था नहीं, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज कुछ होगा तो कल फिर कमी रहेगी, परसों फिर कमी रहेगी। वो कमियां आती रहती हैं, खामियां आती रहती हैं, बदलाव आते रहते हैं। अगर आप देखें तो आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जगदलपुर में एयरपोर्ट बना हुआ है, आज अंबिकापुर में एयरपोर्ट बना हुआ है। ये प्रगति की कहानी कह रही है अपने आप में, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ आदिवासी समाज ही इसका उपयोग और उपभोग करने जा रहा है इसका। जी बिल्कुल। ऋषभ जी, आपके पास आऊंगी। ऋषभ जी, पूर्व मंत्री है और एक आदिवासी नेता है बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विधायक सांसद चुन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदिवासियों की बात संसद में और विधानसभा में रख नहीं पाते। उनकी निष्क्रियता के चलते कई सारे वर्ग आदिवासी ऐसे हैं जो पिछड़ गए हैं। अगर हम 2018 के विधानसभा परिणामों की बात करें तो 29 में से 25 सीटें आपको मिली थी, आदिवासी विधायक चुन के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनकी निष्क्रियता ही होगी जो इस बार चुनाव में घटकर 11 सीटें रह गई आदिवासियों की कांग्रेस के खाते में। जी स्मिता जी, आपको बताता हूँ कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो भाजपा के नेताओं के बारे में था। आप देख रहे होंगे कि देखे होंगे कि हमारे जो सांसद थे दीपक बैज जी, जो बस्तर से सांसद थे, छत्तीसगढ़ में इतने इनके सांसद थे, सबसे ज्यादा इनके सांसद थे। हमारे तो सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन ट्रेन के विषय में जब निरस्त होता तो कोई भी बात नहीं उठाते थे। हमारे दीपक बैज जी जो आदिवासी सांसद है, वहां पे संसद में गरजते थे इसके नाम से नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप जो बोले ना कि आदिवासी नेता नहीं कर सकते, हमारे जो नेता, चाहे आदिवासी नेता हो चाहे कोई भी हो, हमारे नेता जो है गरजते वहां पे, सांसद में हो चाहे विधानसभा में। और दूसरी बात, पहले छत्तीसगढ़ को जाना जाता था इनके शासनकाल में 15 साल तक
बस्तर को जाना जाता था और छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सली के गढ़ के नाम से। हमारी सरकार में उसको जो काफी पर्यटन स्थल और वहाँ की खेती के नाम से जाना गया। वहां पे हमारे सरकार में रहते रहते उसको अच्छा उपज दिया गया। ये सिर्फ 4 उपज आदिवासियों का उपज, जंगली उपज खरीदा करते थे। हमारी सरकार में तो उसको 64 टन उपज खरीदने का काम किया था, वो भी समर्थन मूल्य में, और इवन एक्सपोर्ट तक करने का काम किया था। हमारी सरकार ने उसको प्रोत्साहन किया था। उनकी सरकार रहते रहते तक सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ और उनको जेल में भरने, और छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कहीं जानते तो सिर्फ नक्सलाइट के गढ़ के नाम इन्होंने बना के रखा था। इन्होंने इनके जो गृह मंत्री आते थे अमित शाह जी, उन्होंने खुद बोल कर गया होगा, आप खुद भी सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट अब खात्मे की ओर है, कुछ समय के बाद पूरा ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारी कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। लोंडी गुंडा में 1700 एकड़ जमीन वापस करने के साथ हमने जो आदिवासियों को उत्थान का काम चालू किया था 5 सालों में पिछले, उसके बाद हमने आदिवासियों का सबसे पहले महत्वपूर्ण, बस्तर में सबसे ज्यादा मलेरिया का गढ़ हुआ करता था। 15 सालों में मलेरिया का गढ़ बना दिया था। हमारी सरकार ने वहाँ पे सारी मोहल्ला क्लिनिक और अनेक क्लिनिक, मोबाइल यूनिट के चलते काम किया, और वहां पे बस्तर को मलेरिया ग्रसित से दूर निकालने का काम किया। और लेकिन आप देखोगे पिछले 8 महीने जब से इनकी सरकार बनी है, एक बैगा आदिवासी होती है जो संरक्षित जनजाति माना जाता है, जो दत्तक पुत्र माने जाते हैं राष्ट्रपति के, उनकी मौत की खबर आती है। ये कितनी दुखदायी होती है। और ये उसपे इल्जाम को उसको मानना छोड़ के, उस पर एक सर्चिंग कराना छोड़ के, उस पर लीपापोती करने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ा दुखदायी है। आज के दिन में छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों का गढ़ रहा है हमेशा से, लेकिन ये कभी भी आदिवासियों आपकी सरकार में भी जब धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा होता था, लेकिन उसके बावजूद भी भूपेश बघेल कुछ भी नहीं बोलते थे उस मुद्दे पर, चुप्पी साधे रहते थे। जी अस्मिता जी, आप बता दीजिए, बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन, आप बता दीजिए धर्म परिवर्तन के मुद्दे में कहाँ पे ऐसा FIR आया और हमारी सरकार ने उसके, हमारी सरकार ने तो इसके खिलाफ FIR ही नहीं किया गया, मतलब सरकार की धर्म परिवर्तन किया गया था। आप क्या कर रहे थे? आप सरकार की में धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, आदिवासियों को बचाया जा रहा था। कहाँ आप कार्रवाई किए? आप कार्रवाई किए? और इसी कार्रवाई नहीं की गई, बता दीजिए। इसलिए नहीं की गई, सरकार की सहायता थी, कांग्रेस शासन का सहायता मिला कार्रवाई बता दीजिए ना। अरे आलोक सोनी जी, आप तो आपकी सरकार आ गई, कार्रवाई बता दीजिए ना आप मेरे को। कहाँ कार्रवाई किया आप? अगर 8 महीने में आप बता कार्रवाई करना चाहिए। जबरदस्ती हुआ है, पहले FIR मत करिए, आपने अपने FIR दर्ज ही नहीं की। बोलने का काम मत करिए चैनल पे बैठ के। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म धर्म पे, और जब छत्तीसगढ़ में भी वही करने का काम किया। में जाकर विरोध करते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। अरे तो आप FIR क्यों नहीं कर रहे? आप कोर्ट चले जाते ना। FIR करवाने का काम, FIR अस्मिता जी, ये चैनल पर ऐसे झूठ बोलेंगे बैठकर तो फिर ये नहीं चलने वाला है। ये सीधा सीधा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नारायणपुर का आया था ना ऋषभ जी मुद्दा, नारायणपुर में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ था। कार्रवाई भी होती है, और बीजेपी के नेता के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार की स्तर में पूरी तरह से धर्मांतरण का काम हो रहा था, आदिवासियों को ठगने का काम हो रहा था। और जिस योजनाओं की बात कर रहे थे, वो योजनाएं केवल कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, जो मुद्दा है और अपनी जेब भरने के लिए वो योजना लाई गई थी। आप इसलिए नहीं है कि जो भी योजनाएं लागू की गई है। नारायणपुर की घटना आपको पता ही होगी, एक साथ 20 से 25 गांव के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, और किस तरह से आदिवासी ही आदिवासी के दुश्मन हो चुके थे वहां पर। बिल्कुल, नारायणपुर की घटना मुझे मालूम है, और उसमें हमारी सरकार ने जो एक उसके खिलाफ जो आवेदन आई थी, कार्रवाई की थी, FIR की थी, चुप्पी साधी थी पूर्व मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल बिल्कुल और अभी आप बात कर रहे हैं आदिवासी, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप देखे होंगे कि इनके जो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वो दंगा भड़काने का किस तरीके से काम करते हैं, और SP के ऊपर भी, वहां के जो जिले के SP थे उसके ऊपर भी इन्होंने हमला करने का काम किया था। उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। इनके जिला अध्यक्ष जो भाजपा के थे। हमारी सरकार में ऐसा कहीं भी नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार में त्वरित कार्रवाई हुआ करती थी अगर कंप्लेन आता था तो। और नारायणपुर की बात है ये। और इसके अलावा और कहीं की आप बता दीजिए जो धर्म परिवर्तन के मुद्दे पे इन्होंने FIR करवाया हो, जहां भी आया हो वहां पे जवाब लेंगे। आलोक जी, सबसे पहले तो आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा, और एक और मेरा सवाल भी है। एक तरफ आप बातें तो कर रहे हैं, हालांकि आपके पास अभी समय भी है, लेकिन अभी भी अगर हम निचले क्षेत्रों में जाए छत्तीसगढ़ के, जो अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं, वहाँ आज भी आदिवासी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ आप विकास की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं। हसदेव बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
जो भी आज योजनाएं चल रही है या आदिवासियों के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, तो सारी की सारी जंगल इसलिए काटे जा रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के, मैंने आपको सुना, अब आप मुझे भी सुन लीजिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी के समय की योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है। और मुझे बता दीजिए कांग्रेस शासनकाल में ऐसी कौन सी एक नई योजना लेकर के आई गई थी? उन्हीं योजनाओं को सुचारू रूप से लोग चला नहीं सके। हमारी ही समय की बात थी जब बस्तर क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में जो प्रतिभा थी उन लोगों को स्पेशल उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई, एकलव्य विद्यालय चलाए गए और उनको एनआईटी आईआईटी जैसे बड़े जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ये सब नवाचार कब हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था। और इन्होंने तो ये उनको चप्पल तक नहीं बांटा है। जब ये जो योजना थी हमारी वहां पर, मैं तेंदुपत्ता संग्रहता को चक्कर बांटने सभी को बंद कर दिया था। और केवल आरोप लगाने से तो किसी का भला नहीं हो जाता है। उसके हमारी लिए सरकार ने जो महेंद्र बीमा उसके लिए काम करना पड़ता है और वो तो काम आपने बंद कर ग्राउंड दिया। जमीनी स्तर पर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, तेंदुपत्ता मेरी बात सुन लीजिए। बीमा तो उसको बंद कर दिया आपने। आप बात कर रहे हैं, आज वही अमित शाह है। कौन है अमित शाह? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री। उन्होंने घोषणा करके गए और चैलेंज करके गए यहाँ से बस्तर से 2 साल के अंदर अंदर हम नक्सलियों को सफाया कर देंगे। और आज नक्सलियों का सफाया लगातार हो रहा है, फिर से दुर्गति जो पहले लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है। आज स्कूल खुले जा रहे हैं, आज वहाँ पर व्यवसायिक संस्थान खुले जा रहे हैं। सरकार कहाँ है? ठीक है, एक्चुअल में कांग्रेस जो है वो चाहती नहीं है कि वहाँ पर ठीक है, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो दे ही देते हैं आदिवासी। हालांकि 8 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार को, अभी समय है। और जिस तरह से रमेश जी ने भी जिक्र किया था कि अभी कुछ कहना गलत होगा, अभी समय है और ये देखना भी खास होगा कि कितने आपके वादे पूरे होते हैं और कितना, क्योंकि आपने नेतृत्व तो दे दिया है एक आदिवासी नेतृत्व प्रदेश को, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से आप काम करते हैं ये भी देखना खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगातार बयानबाजी चल रही है। आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, लगभग 33% से ज्यादा आबादी है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की। और ऐसे में एक राजनीति का मुद्दा तो रहते ही है, साथ ही साथ एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है। लेकिन आज हमने बात की कि इनके लिए काम कितना हो रहा है और किस तरह से जो है लगातार विकास के वादे किए जा रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।